Good afternoon, everyone. This is Aimlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, yesterday we discussed about the poetic devices of the poem Childhood by Marcus Nathan. तो लास्ट स्टेप लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैंने डिस्कस की थी। तो आज मैंने क्लास में भी बच्चों से थोड़ी सी पूछी थी कि पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जो मैंने करवाई थी आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँगी थोड़ी सी कि इस कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है, बिकॉज आपको अगर वो चीज़ें फॉरगेट हुई हैं तो आप थोड़ा सा इसको फिर से समझ लें। देन उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो फर्स्ट यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस देखिए कौन कौन सी यूज़ हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा जो है इसमें आपकी एक तो एनाफोरा जो है वो यूज़ हुई है। देन उसके बाद एसोनेंस है, एलिट्रेशन आपकी यूज़ हुई है, एंटीथेसिस जो है उसमें यूज़ हुई है, रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस जो है वो आपकी यूज़ हुई है। तो एनाफोरा क्या होती है, जो स्टार्टिंग में 2 और 3 लाइन्स मतलब 2 से ज़्यादा लाइन्स जो हैं आपकी वो अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वो आपकी होती है एनाफोरा। फॉर एग्जांपल जैसे वॉज यहाँ पे यूज़ हुआ है तो ये आपकी पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। देन मैंने उसके बाद आपको बताया था एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन मैंने कहा था कि बिगनिंग में कि कोई से आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसके बिगनिंग में 2-3 बार यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है वो यूज़ हो, सेम कॉन्सोनेंट से आपके जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है लाइन में 2-3 बार, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है तो वो आपकी होती है एलिट्रेशन। जैसे एच, हेल और हेवन, हेल और हेवन दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट है तो ये आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। देन उसके बाद आपका आ गया इसी लाइन में आपका एंटीथेसिस भी है। तो एंटीथेसिस में क्या बताया था आपको कि अगर कुछ 2 अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हों आपकी पोएम में तो वो होती है आपकी एंटीथेसिस। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था एसोनेंस। एसोनेंस मैंने कहा था कि जिसमें वोवल जो है वो प्रोमिनेंट हो, किसी लाइन में बार बार जो है वो वोवल का यूज़ हो रहा है, वोवल इसमें प्रोमिनेंट है तो वो आपकी कौन सी होती है, एसोनेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे रियलाइज है, हेल, हेवन, तो ई यहाँ पे कितनी बार यूज़ हुआ है तो वोवल्स जो है वो प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये कौन सी आपकी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है, एसोनेंस। देन उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट रिफ्रेन आपके आगे। तो रिफ्रेन मैंने बताया था कि जो बार बार फ्रेज जो यूज़ होता है, रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज, तो उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रेन। तो जैसे यहाँ पे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये देखिए ये लाइन कितनी बार यहाँ पे यूज़ हुई है इस पोएम में। इस तरह से जो लास्ट लाइन है वाज दैट द डे, तो वो भी यहाँ पे कितनी बार यूज़ हुई है, तो ये आपकी क्या है, रिफ्रेन। देन नेक्स्ट आपका जो स्टांजा है उसमें आपकी पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है, इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट मैंने आपको क्या बताया था, इंजैबमेंट होती है कि जैसे कोई आपका सेंटेंस है बट वो 2 लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है सेकेंड लाइन आपकी, देखिए कि वॉज इट द टाइम्स आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी। तो यहाँ पे देखिए वर नॉट, जब यहाँ पे लाइन फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई है, क्या यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, क्या बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क आया हुआ, विदाउट एनी, जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क जो है कामा वो आया है। तो बट एक सेंटेंस 2 लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, तो वो आपकी क्या होती है, इंजैबमेंट। नेक्स्ट आपका आगे पोएटिक डिवाइस जो आपके नेक्स्ट स्टांजा में है उसमें आपकी एलिट्रेशन यूज़ हुई है, एसोनेंस यूज़ हुई है। एलिट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि विच एवर वे, तो दोनों डब्ल्यू से स्टार्ट हुई हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुई हैं, तो 2 बार यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसी तरह से माई, माइन जो है एम का यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है। बिगनिंग में कॉन्सोनेंट जो है वो स्टार्टिंग जो हो रही है कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही है और वो रेपिटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट की, तो वो क्या है आपका एलिट्रेशन। इसी तरह से आपका जो लास्ट स्टांजा है रिफ्रेन का भी इसमें यूज़ हुआ है। तो लास्ट स्टांजा में मैंने आपको बोला था कि एनाफोरा का यूज़ हुआ है। तो एनाफोरा मैंने आपको बताया था कि जो लाइंस जो स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो सेम वर्ड से होंगी तो वो आपकी क्या होंगी, एनाफोरा। तो ये बेटा यहाँ पे आपका एनाफोरा यूज़ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्टांजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हाइपोक्रेसी। तो आपको इन्होंने कहा कि आपने आइडेंटिफाई करना है स्टांजा कि कौन सा स्टांजा जो है वो इसके बारे में बता रहा है, इंडिविजुअलिटी के बारे में कौन सा स्टांजा बता रहा है, रैशनलिज्म के बारे में कौन सा स्टांजा बता रहा है, और हाइपोक्रेसी जो है उसके बारे में कौन से स्टांजे में बताया गया है।
तो आपको इंडिविजुअलिटी मतलब कि जब उसको पता चलता है कि मेरा जो अपना माइंड है वो मेरा अपना है, मैं थॉट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये कौन से स्टांजा में बताया गया था, ये थर्ड स्टांजा में बताया गया था, और ये किसके अंडर आ रहा था, इंडिविजुअलिटी के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म जो है वो कौन से स्टांजा में आ रहा है, वो आपका आ रहा है फर्स्ट स्टांजा में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको रियलाइज़ होती है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। ठीक है, एक लॉजिक के बारे में इसको पता चलता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कि इसको हेल और हेवन के बारे में पता चला कि ये कभी भी ज्योग्राफी में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये जो रैशनलिज्म से रिलेटेड जो आपका स्टांजा है ये कौन सा है, आपका फर्स्ट स्टांजा। देन आपका आ गया नेक्स्ट आपका हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी जो है आपकी वो किस में बताई गई है, सेकंड स्टांजा में। क्यों? बिकॉज इसमें बताया गया कि जो अडल्ट जैसे दिखते हैं वो ओरिजिनली वैसे नहीं होते। ठीक है, रियलिटी में वो वैसे नहीं होते, सिर्फ वो वैसा शो ऑफ करते हैं। तो ये आपके हिपोक्रेसी से रिलेटेड है। जो हिपोक्रेसी बताई गई है वो आपके सेकंड स्टांजा में बताई गई है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, वट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो पोइट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी मतलब जो इन्वॉल्व होती हैं ग्रोइंग अप के प्रोसेस में, कौन कौन सी चीज़ें हैं पोइट के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज़ें मतलब उसने देखी जब वो बड़ा हुआ। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व मैनी थिंग्स। उसने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया। अ पर्सन बिकम रैशनल, कि जब वो ग्रो अप करता है बड़ा होता है तो वो रैशनल हो जाता है। ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी, वो हिपोक्रेसी को समझता है कि दूसरे लोगों की कि कैसे वो प्रीच करते हैं लव का, टॉक करते हैं लव से रिलेटेड, बट ओरिजिनली वो वैसा एक्ट नहीं करते। तो उसके बाद उसने कहा कि अ ग्रोन अप कैन टेल्स अ डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड फैंटेस्टी। वो रियलिटी और फैंटेस्टी के बारे में बता सकता है। अडल्ट जो है डेवलप कर सकता है ऑन हिज थाट्स एंड ही इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन, और वो अपने ओपिनियन जो है उसको बता सकता है। तो ये था उसके अकॉर्डिंग कि जब एडल्ट मतलब ग्रो अप करता है कोई इंसान तो कैसा होता है, क्या क्या वो कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड। कि पोइट्स की फीलिंग क्या है चाइल्डहुड से। ठीक है, चाइल्डहुड की तरफ से जब मतलब उससे रिलेटेड क्या फीलिंग है पोइट की। कहता था पोइट एक्सप्रेस्ड चाइल्डहुड एज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस इन विच द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली। कहता है कि जो पोइट है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड के बारे में एक्सप्रेस करता है एज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस इन विच द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली, कि वो अनकंडीशनली लव करता है। ही इज़ नॉट हिपोक्रेटिक, वो क्या होता है, वो हिपोक्रेटिक नहीं होता। जब वो बच्चा होता है वो दूसरों की बातों में विश्वास करता है, लेकिन वो हिपोक्रेटिक नहीं होता। कहता है हिपोक्रेट नहीं है। द पोइट हैज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हेन हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज। ही एक्सप्रेस्ड हिज कन्फ्यूजन्स दैट व्हेन एंड वेयर हिज चाइल्डहुड वेंट। तो कहते हैं कि जब पोइट है वो ट्राई करता है, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हेन हिज थाट्स एंड परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज, कि कब इसके थाट्स जो हैं क्या, जब कब इसकी परसेप्शन जो है वर्ल्ड को लेके चेंज हुई। कहते हैं कि इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और वो एक्सप्रेस करता है अपनी कन्फ्यूज़न कि कब और कहाँ उसका जो चाइल्डहुड है वो चला गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड। कि चाइल्डहुड के बारे में पोइट्स की क्या फीलिंग थी। तो चाइल्डहुड के बारे में पोइट्स की क्या फीलिंग थी, यही थी कि जो बच्चे होते हैं तो वो बिल्कुल उनको किसी चीज़ का पता नहीं हो, इनोसेंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिलीव कर देते हैं दूसरों की बातों पे, कि दूसरे जैसे कहेंगे उस चीज़ के ऊपर वो बिलीव कर देते हैं। तो कहते हैं वो हिपोक्रेट नहीं होते, उनको किसी षड्यंत्र का नहीं पता होता उन बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है। ये जैसे मतलब जो बोलते कुछ और हैं कर कुछ हो रहे हैं, तो ये बच्चों को नहीं पता होता। तो उसके बाद वो कहता है कि वो अपने आइडेंटिफाई कर रहा है अपने थॉट्स को। अब वो यहाँ पे मतलब उन चीज़ों को देख रहा है। अब ऐसे ऐसे जैसे वो बड़ा हो गया तो वो तब पता चलता ना कि वर्ल्ड जो है वह कैसे चेंज हुआ, कैसे मतलब लोग जो कहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। तो अब वो क्या कर रहा है, जो पोइट है वो क्या कर रहा है कि अपना जो बचपन है अब वो इस कन्फ्यूजन में है कि जो उसका जो चाइल्डहुड है, जो उसका जो बचपन है वो कब चला गया। ठीक है, इस कन्फ्यूजन में है, इसलिए वो अलग अलग मतलब बता रहा है कि शायद इस टाइम मेरा बचपन जो है वो मेरे से चला गया था, शायद इस टाइम चला गया था। वो कंफ्यूज है, उसको वो रियलिटी नहीं पता कि किस टाइम जो है वो उसका बचपन
उससे चला गया था, ठीक है, कि उसका बचपन जो है वो लॉस्ट हुआ था, किस टाइम हुआ था वो उसको नहीं पता, वो कन्फ्यूजन में है। तो कहता है कि इस तरह से वो क्या कर रहा है कि ही एक्सप्रेस्ड हिज कन्फ्यूजन्स दैट व्हेन एंड वेयर हिज चाइल्डहुड वेंट, कि कैसे और कहाँ उसका जो बचपन है वो चला गया। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपको बताया गया क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स वाई। कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सी ज़्यादा जो है वो पोएटिक लाइन्स हैं और क्यों हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक के व्यूज़ जो हैं वो अलग हो सकते हैं, कोई कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड जो है वो बोल सकता है, किसी को कोई भी लाइन जो है लाइन्स जो है वो पसंद आ सकती हैं। तो कहता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, जो पोइट ने हमें बताया है उनके अकॉर्डिंग वो कहता है कि द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोइम्स आर द मोस्ट पोएटिक। यहाँ पे मोस्ट पोएटिक लाइन्स कौन सी हैं। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेसेस दैट हिडन्स इन एन इन्फेंट्स फेस। कहता है कि फॉरगेटन प्लेसेस पे जाना, फॉरगेटन प्लेसेस जो है वहाँ पे जाना, तो दैट्स हिडन्स इन एन इन्फेंट्स फेसिस दैट्स ऑल आई नो। तो ये जो लास्ट टर्न जो है आपका कि इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेसेस, कि मेरा जो बचपन है, मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया, वो कुछ फॉरगेटन प्लेसेस जो है वो वहाँ पे चला गया और किसी इन्फेंट के फेस पे, किसी बच्चे के फेस पे जाके छुप गया। तो जैसा मतलब वो जानता है, आई नो, तो ये मैं सारा जानता हूँ जैसे उसने कहा। तो कहता है कि ये जो लास्ट स्टांजा आपको दिया गया है इस ये मोस्ट क्या है, पोएटिक है। तो इसकी उन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन भी करनी है, क्यों है वो भी तो बताना है ना। तो कहता है कि द पोइट एक्सप्लेन द disappearance of childhood. He said that innocence of childhood can only be found in an infant's face. तो पोइट इसको एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कि जो डिसअपियरेंस ऑफ चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड जो है बचपन जो है जब डिसअपियर हुआ है, कैसे डिसअपियर हुआ है। तो कहता है ही सैड दैट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड कैन ओनली बी, वो जो इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड है मतलब जो बचपन है अब वो कहाँ चला गया, अब वो कहाँ पाया जाता है, इन एन इन्फेंट्स फेस, मतलब किसी बच्चे के फेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इस लाइन्स में ये यही बताया गया था कि जो बचपन है वो कहाँ चला जाता है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, तो इसके साथ मैंने बच्चों को करवाए थे कुछ MCQs जो थे वो मैंने करवाए थे बच्चों को। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज़ द पोइम्स चाइल्डहुड अबाउट, की जो पोइम है चाइल्डहुड वो किसके बारे में है, तो वो किसके बारे में है, अ पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, कि पोइट का जो बचपन है वो कहाँ चला गया, तो उसके बारे में ये जो लाइन है, ये जो पोइम है ये बताई गई है, चाइल्डहुड पोइम। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोइट रियलाइज डैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो कहते हैं किस एज के बाद जो पोइट है उसने अपने चाइल्डहुड खोया था। तो आपको ये फर्स्ट आंसर में बताया गया है कि किस एज के बाद जो है पोइट ने अपना बचपन जो है उसको खोया था। तो कौन सी एज थी, 11 की एज। इसी तरह से आपको क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट द पोइट कुड नॉट बी फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक। तो अब पोइट जो है वो ज्योग्राफी की बुक में क्या फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्या उसको नहीं मिला था, तो कौन सी चीज़ उसको ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिली थी, उसको हेल और हेवन। उसने कहा ना फर्स्ट आंसर में ही ये कि हेल और हेवन, अब उसको पता चल गया, उसने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन जो है ये ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि व्हाट डिड द पोइट्स फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। तो हेल एंड हेवन के बारे में पोइट ने क्या फाइंड आउट किया कि ये क्या हो सकता है, कि ये ज्योग्राफी की बुक में पाई जाती है क्या, हेल और हेवन ज्योग्राफी की बुक में पाई जाती है, जहाँ उसकी जो एक इमेजिनरी थी, जहाँ ये अमेरिका में पाया जाता है, जहाँ ये इंडिया में पाया जाता है। तो हेल और हेवन जो है ये उसकी क्या थी, एक इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी यहाँ पे बताई गई है। इस तरह से नेक्स्ट हो सकता है कि व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट एडल्ट। तो एडल्ट से रिलेटेड वो क्या रियलाइज़ करता है, पोइट जो है वो क्या रियलाइज़ करता है, एडल्ट जो है वो कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी। एडल्ट के बारे में यही बताया गया ना पोइट ने कि वो इस तरह से होते हैं जैसे वो मतलब अपने आप को जैसे शो करते हैं वैसे वो ओरिजिनल या रियलिटी में नहीं होते। एडल्ट के बारे में पोइट के ये व्यूज़ थे। नेक्स्ट पे पूछ सकते हैं वाई आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी। कहते हैं कि क्यों वैसे नहीं हो सकते, पोइम में क्यों बताया गया है कि वो ऐसे क्यों नहीं होते, जैसे वो दिखते हैं, जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, तो क्या रीज़न है। तो रीज़न ये पोइम में क्या बताया गया है कि वो
टॉक तो करते हैं, मतलब बात तो करते हैं, प्रीच भी करते हैं लव का, बट खुद वैसा काम नहीं करते, ठीक है, खुद उस चीज़ को नहीं मानते। तो नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उसने अपना चाइल्डहुड जो है उसको खो दिया था, तो उसने क्या रियलाइज़ किया था उसके माइंड के लिए, क्या उसका माइंड क्या हो गया हुआ है, तो उसका माइंड जो है वो क्या हो गया कि दैट ही कैन यूज़ इट इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स, कि अब वो अपने माइंड को किसी भी, जब वो बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, अब वो अपने माइंड जो है उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है जैसी उसकी मर्जी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लास्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम, द एंड ऑफ द पोएम में वो क्या मतलब कंक्लूड करता है कि उसका जो बचपन है वो कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेसेस, यही था ना कि उसका जो बचपन है वो कहाँ चला गया था, सम फॉरगेटन प्लेसेस में। तो बेटा ये जो MCQs हैं ये मैंने आपको PDF सेंड कर दी है, तो PDF में देख लेना आप, MCQs उसमें दिए हुए हैं तो उसको आप पढ़ लेना। इसी तरह से कि वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, अब जो चाइल्डहुड है वो कहाँ दिखता है, तो वो कहाँ दिखता था चाइल्डहुड, अब कहाँ आ गया, वो हिडन कहाँ हुआ, इन्फेंट्स के फेस के ऊपर। तो ये कुछ MCQs थे आपके बच्चे। तो ये कल नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम जो है उसे हम करेंगे, आपकी ये सेम जो पोइम है आपकी चाइल्डहुड, इसका थीम हम करेंगे। उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इस पोइम से रिलेटेड उन्हें हम करेंगे, प्लस उसके साथ मैं आपको करवाऊंगी समरी, ठीक है। तो हम समरी करेंगे कि समरी क्या है इस पोइम की, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी हम समरी करते हैं, जब भी अगर हमें सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, हमें समरी पूछी गई है, हमें थीम पूछा गया है, तो हमने क्या करना होता है, लिखना तो हमने वैसे ही जैसे मतलब हमने लर्न किया होता है, लेकिन स्टार्टिंग जो उसकी होती है वो मैंने आपको बताया था कि हमेशा पोइट का और पोइम का नाम जरूर लिखना, अगर तो आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। आप मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे मार्क्स आपको, जब आप क्या करोगे, आप पोइम का नाम लिखोगे, पोइट का नाम लिखोगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना और बड़े अच्छे वे से आप लोग लिखना, फिर आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग and have a nice day.